हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में। आपके जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो वैदिक संस्कृति का टॉपिक दिया गया है, उसके अंतर्गत हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में बताया था। आज इसके भाग 2 के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बात करेंगे उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में। तो इसका जो कालखंड है वो 1000 से लेकर के 600 BC के मध्य जो है माना जाता है, और ऋग्वैदिक संस्कृति जो थी उसका कालखंड था 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। बात करेंगे इसके स्रोत के बारे में। तो इसके स्रोत जो हैं 2 प्रकार के हैं। पहला, एक तो वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद इत्यादि को रखा जाता है, जिनके बारे में हमें उत्तर वैदिक संस्कृति में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पर बात आती है अवैदिक साहित्य की, जिसके अंतर्गत वेदांग, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ को रखा गया है। ये जो है अवैदिक साहित्य कहलाते हैं। अवैदिक साहित्य से तात्पर्य यह है कि जो साहित्य है ये वैदिक, ये वैदिक काल के बाद लिखा गया, इसलिए इसे जो है हम अवैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य से मतलब था कि वैदिक साहित्य जो है ये सब वैदिक काल के दौरान लिखा गया। अब बात करेंगे इससे संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। उत्तर वैदिक संस्कृति कालखंड 1000 से 600 BC। बात करेंगे इसकी राजनीति के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीति थी उसकी अपेक्षा यहाँ राजा की जो स्थिति है वो मजबूत हो गई है, यानी कि पहले से राजा अब जो है ज़्यादा मजबूत हो गया है। पहले कबीलों में से ही कुछ लोग इकट्ठा करके सेना में जो है रखे जाते थे, लेकिन अब वह अलग से एक सेना छोटी और नौकरशाही को रखने लगा है। बात करेंगे कि जो जन थे ऋग्वैदिक काल में, अब वह जनपद कहलाने लगे हैं। सभा और समितियाँ नाम की जो सलाहकारी संस्थाएँ थीं, अब वह कमज़ोर हो गई हैं। अब उनकी सलाह जो है बाध्यकारी नहीं रही। इनकी शक्ति के वृद्धि के जो कारण हैं उसका हमें पता इस चीज़ से चलता है कि जो राजा है उसे विषमत्ता, विषपति, सम्राट इत्यादि उपाधि के नाम से जो है जाना जाता है। राजा अब छोटी सेना रखने लगे थे, नौकरशाही भी रखने लगे थे, और जिससे अब जो है राजाओं को राजस्व भी प्राप्त होने लगा था। जिसका प्रमुख कारण है कि जो ऋग्वैदिक काल में ये लोग थे, ये पशुपालन क्या करते थे और एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते थे। जगह जगह जो है खेती करते थे और अपना स्थान समय समय पर बदल लेते थे। अब क्या है कि ये स्थिर होकर के रहने लगे हैं और खेती करने लगे हैं, तो अब राजस्व की जो है यानी कि कर की व्यवस्था भी रहने लगी है। इसके अंतर्गत राज्य जो है लोकहित के लिए जरूरी है, ऐसा जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, जो कि वैदिक ग्रंथ है, वैदिक साहित्य है। राजा भगवान का जो है प्रतिनिधि होता है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो है बताया गया है। बात करेंगे दोस्तों इनके समाज के बारे में कि इनके समाज किस प्रकार का था। तो मैंने अभी बताया कि गांव जो है स्थिर हो गए थे, अब कृषि भी करने लगे थे वे, और वर्ण व्यवस्था कर्म से जन्म आधारित हो गई थी, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, यानी कि जो जो जैसा काम करेगा उसी प्रकार का जो है उसका वर्ण कहलाएगा। अब जो है वह जन्म आधारित हो गई थी, यानी कि जो जहाँ जिस परिवार में जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का व्यक्ति कहलाएगा। पशुपालक से कृषक ये हो गए थे। बात करेंगे इसे महिलाओं की दशा की, तो बहुविवाह पुरुष के लिए जारी रहा और महिला के लिए एक ही विवाह जारी रहा। सती का जो है प्रमाण इसमें न के बराबर मिलता है, फिर भी एक अपवाद के तौर पर माद्री नाम की स्त्री का सती होने का जो है अपवाद इसमें मिलता है। विधवा विवाह के स्थान पर कोई नया विकल्प जो है नहीं उपस्थित हुआ। संतान की अगर बात करें तो संतान में जो है पुत्र की कामना को ही जो सर्वोपरि बताया गया है, और सभा समिति में महिलाओं की जो है भागीदारी नहीं के बराबर दिखी है, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाएं मंत्रों का जो है उच्चारण और लेखन करती नजर आती हैं। महिला जो है अभी भी शिक्षिका हैं, यानी कि पढ़ाती हैं और विदुषी भी हैं, बहुत विद्वान भी हैं, लेकिन अब वे जो है मंत्रों की रचना नहीं कर रही हैं। महिला को पतन का कारण बताया गया है और ज्ञान के लिए जो है अयोग्य बताया गया है। बात करेंगे दोस्तों इनके धर्म के बारे में। इनके धर्म कैसा था, तो बहुदेववाद जो है जारी था, यानी कि अनेक प्रकार के जो है देवताओं को मान्यता इसमें दी जा रही थी।
लेकिन कहीं कहीं जो है हमें एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर है उसका भी जो है विकास होते नज़र आता है। देव समूह में प्रधानता के आधार पर वरीयता में क्रम में जो है बदलाव दिखाई देता है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत यानी कि तब जो है इंद्र को प्रमुख देवता माना गया था, लेकिन अब जो है ब्रह्मा को प्रमुख देवता माना गया है। बात करेंगे कर्मकांड की जो है प्रधानता इसमें ज़्यादा देखी गई है, यज्ञ की प्रबलता को देखा गया है और यज्ञ को ऐसा माना गया है कि यह जो है एक सुविधि के द्वारा यानी कि बहुत ही अच्छी विधि के द्वारा यदि संपन्न कराए जाएंगे तो बहुत ही जो है उनके लिए अच्छा होगा। और मंत्रों का जो है उच्चारण इसमें शुद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। और बलि की जो है उपयोगिता इसमें बढ़ गई है और ब्राह्मण की भूमिका बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण है कि मंत्रों का जो उच्चारण शुद्ध रूप से होना चाहिए। तो ब्राह्मण जो हैं इस कार्य में जो है प्रशिक्षित माने जाते थे। यही कारण है कि इसमें जो है यज्ञ की प्रबलता के कारण ब्राह्मणों की भी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देखी गई। बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में इसकी, तो पहले जो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालक थी, लेकिन अब जो है वो कृषि प्रधान हो गई है। कृषि जो है अब अर्थव्यवस्था के केंद्र में देखी जाने लगी यानी कि प्रमुख है। भूमि दान का जो मूल्य बढ़ा है क्योंकि भूमि की उपयोगिता भी बढ़ी है। भूमि का निजी स्वामित्व बढ़ा है क्योंकि भूमि की अब जो है मांग ज़्यादा है। दान में भूमि की मांग भी होने लगी है क्योंकि भूमि जो है अब अर्थव्यवस्था के केंद्र में है, उसकी ज़रूरत अब लोगों को अधिक है। उद्योग व्यापार भी बढ़ा है, लेकिन इतना अधिक नहीं बढ़ा है कि उसे हम बड़े पैमाने पर नहीं देखेंगे। लोहे का आगमन हो गया है और लोहे का यह प्रारंभिक चरण माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोहे की खोज है वो 1000 BC में हुई है। तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक ये काल माना गया है, इसलिए इसे लोहे का आरंभिक चरण कहते हैं। उपकरण जो है अब युद्धक हो गए हैं यानी कि युद्ध करने लायक जो है उपकरण अब बनने लगे हैं। पहले वे अपनी रक्षा करने के लिए बनाए जाते थे। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जो है अभी तक विकास नहीं हुआ यानी कि मुद्रा का जो है प्रचलन अभी नहीं हुआ है और वस्तु विनिमय प्रणाली को ही अभी तक प्रचलन में ज़्यादा देखी गई है। माप तोल की इकाई भी लगभग मिलती ही है। बात करेंगे आभूषण को जो है उसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड जो थे यानी कि जो बर्तन थे वहाँ पे मिले थे मिट्टी के मृदभांड, मिट्टी भांड में बर्तन, मृदभांड जो मिले थे उनको PGW कहा गया है। P का मतलब है कि पेंटेड यानी कि चित्रित, G का मतलब है ग्रे यानी कि धूसर और वेयर मृदभांड, तो PGW के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है मृदभांड को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है PGW और अन्य 3 ऑप्शन के द्वारा आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मृदभांड को PGW कहा जाता था। तो दोस्तों ये थी उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।